तो अभी तक हमने देखा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर चार्ज निगेटिवली चार्ज होगा तो चार्ज दूसरे साइड सर्कल बनाएगा, बट अगर वो चार्ज पार्टिकल है देन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन सर्कुलर पाथ। और ये इसलिए होता है बिकॉज there is an external force due to magnetism, or that external force due to magnetic field that acts on charged particle in the direction perpendicular to the velocity of the charged particle, which tries to keep rotating the charged particle in circle. Okay? तो अब इसके बाद हमने देख लिया कि एक ब्रीफ मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज करो कि ये परपेंडिकुलर फील्ड है ऐसा, और इसमें अगर हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो जैसे ही क्यू भी क्रॉस बी फोर्स लगेगा, चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो ऐसा मुड़ जाएगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ऐसा मुड़ जाएगा, और इस डायरेक्शन में सर्कल करेगा, इस डायरेक्शन में सर्कल करेगा। बट एक केस ऐसा हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्यू भी बी अगर जो क्यू भी बी साइन थीटा लेते हैं, सो थीटा हैज़ वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, सो इट बिकम्स 1 और वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। बट अगर ऐसा कंडीशन सपोज करो कि हमने ये बनाया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ये हमने वाई एक्सिस माना है, ये एक्स एक्सिस माना है। वेलोसिटी को अगर सपोज करो सर्टेन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड हमने दे दिया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री में अगर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री में प्रोजेक्ट करते हैं तो फोर्स क्यू भी क्रॉस बी ऐसा करके आएगा, और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में पार्टिकल घूमता रहेगा। कोई डॉट? फिर से एक बार देखो, अगर पार्टिकल को हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो क्यू भी क्रॉस बी करेंगे, थंब के डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा, और ऐसा अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। बट अभी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमने थीटा का वैल्यू सर्टेन वैल्यू ले लिया, सपोज करो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी डिग्री हो अदर देन 90 डिग्री, इन दैट केस वी हैव टू वेज, हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये बनता है कि हम इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा भी, अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा भी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में भी साइन थीटा। आप साइन थीटा कॉस थीटा में कंप्रोमाइज ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करो। दिस इज कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द magnetic field, so we will write it perpendicular component of velocity, and this is along the velocity along the magnetic field, so this is V parallel. Very easy to understand. This is parallel component of velocity and this is perpendicular component of velocity. अब हम लोग दोनों के बारे में अलग अलग सोचेंगे। okay? When the charged particle has been projected at an angle theta from magnetic field, we can find the component of velocity in perpendicular direction as well as in parallel direction. So we will see one by one what happens to perpendicular direction. So this is the direction of magnetic field and this is the direction of velocity. So if we want to find the value of force due to perpendicular component of velocity, it will be, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये this will be force perpendicular, this will be q v perpendicular cross b, and clearly the angle between perpendicular component and b is 90 degree. Okay, so it's very easy to calculate. It will be q b perpendicular b sin theta. In this case it will be q b sin theta, perpendicular component as b sin theta into b and sin 90 degree, and one thing that is unit vector which is perpendicular to
दिस डायरेक्शन, तो अगर क्यू भी क्रॉस भी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आता है, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ जाएगा वो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, मीन्स इट विल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो पार्टिकल विल मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल दिस ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, while at the same time a component which is acting in parallel to the velocity. So a charge which is moving in horizontal circle has also a velocity along parallel to the parallel component. इस डायरेक्शन में भी क्या फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि फोर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि इस डायरेक्शन में सम वेलोसिटी है। पार्टिकल हैज फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड दिस कंपोनेंट विल ट्राई टू रोटेट पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, while this component of velocity will try to move in upward direction. In that case, particle will move in horizontal direction, but same time it will try to rise in y direction. So what will happen? Particle will move in this direction. ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो उसको सर्कल में घुमा रहा है, जबकि दूसरा कंपोनेंट ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो पार्टिकल का जो मोशन होगा दैट विल बी कॉल्ड हेलिक्स। इस कंडीशन में पार्टिकल एक हेलिक्स फॉर्मेशन करता है। हेलिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज लाइक अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग का जो वायर घूमता है ना, पार्टिकल उस तरह से बढ़ता हुआ ऊपर चलता जाएगा। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, जबकि सर्कल में भी घूमता जाएगा। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, वन अलोंग एक्स डायरेक्शन, one along z direction while other along y direction. Okay, so note down please. तो अगर हमको ये निकालना है, अगर सपोज करो कि हमको निकालना है कि पार्टिकल का रेडियस कितना होगा, ओके, तो r इक्वल टू एम भी डिवाइडेड बाय क्यू बी, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन भी कौन सा यूज करेंगे? भी हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करेंगे। सो इट इज भी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। ये इससे आपको पार्टिकल का रेडियस का वैल्यू पता चलेगा। कौन से रेडियस का? यहाँ जो वो पार्टिकल का रेडियस बन रहा है उस रेडियस का वैल्यू पता चलेगा। दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद करना होता है, वो कहलाता है पीच। एक्चुअली दो स्प्रिंग, इट इज द एक्सियल एडवांसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट टर्न। इस डिस्टेंस को, इसको पीच बोला जाता है। तो ये पीच कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम ये देखेंगे कि पार्टिकल एक सर्कल कितने देर में लगाता है और वो टाइम को हम इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस अलोंग वाई डायरेक्शन निकल जाएगा। सो पहले आप ये नोट डाउन करो। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीच और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीच? पीच इज एक्सियल एडवांसमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे पीच इक्वल टू भी पैरेलल डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। तो हम कौन सा वेलोसिटी लेंगे? इस डायरेक्शन का वेलोसिटी भी पैरेलल इनटू वन टाइम पीरियड। तो भी पैरेलल का वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में? दिस इज भी cos थीटा इनटू t इज टाइम। सो t इज टाइम। टाइम आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये होता है 2 पाई m बाय क्यू बी। तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर जनरल फार्मूला आप चाहते हैं, अगर आप जनरल फार्मूला चाहते हैं पीच का, तो पीच इक्वल टू 2 पाई m बाय क्यू बी इंटू भी पैरेलल। ये इससे आपका पीच निकल जाएगा। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो बिल्कुल एक स्प्रिंग जैसा
होगा जिसमें कि वो सर्कल में भी मूव करेगा और एक्सियल डायरेक्शन में भी एडवांसमेंट होगा। तो आप इसको अच्छे से विजुअलाइज करो, आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल को हमने मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, तो उस पर फोर्स लगता है और ये फोर्स Q_V होता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे थोड़ा सा मैं अपने स्टडी को थोड़ा डेविएट करता हूँ। अगर सपोज करो कि चार्ज पार्टिकल है, वो स्टेशनरी है तो कोई फोर्स नहीं, वो मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर रख दूँ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? ये सोचने की बात है। अगर सपोज करो कि ये एक जोन है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज हमने यहाँ रखा तो कोई फोर्स नहीं, चार्ज मूव किया तो फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो मैं अब वही चार्ज को एक कंडक्टर के अंदर मूव करा रहा हूँ। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें लाखों लाख इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उस पर भी फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में या डायरेक्शन चेंज करते हुए मूव कर रहे हैं, तो उन पे फोर्स लगना चाहिए। ये फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये अब हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले सपोज करो कि ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट हमने भेज दिया, और आपको पता है कि कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। मतलब अगर इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द electrons will be moving inside the rod in opposite to the direction of current। और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो चार्ज है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो उस पर भी फोर्स लगना चाहिए। तो अभी जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल टू QV क्रॉस्ड विथ B, अगर हम इसको चेंज करें तो Q के जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में था तो अब इलेक्ट्रॉन है उल्टे डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। EV क्रॉस B मैं लिख सकता हूँ उसको। ये फोर्स तो इस पे भी लगना चाहिए। तो अब ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें थाउजेंड एंड थाउजेंड्स इलेक्ट्रॉन्स है जो एक साथ मूव कर रहे हैं। तो मैं सब पे नहीं जाता हूँ, एक छोटा सा सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कंडक्टिंग वायर, जिसको इसका नाम यहाँ दिया गया, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट एक नया टर्म है। चूंकि हम पूरा कंडक्टिंग वायर पे स्टडी नहीं कर सकते तो हम एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे। अगर ये कंडक्टिंग वायर है, एक छोटा सा सेगमेंट dx लेंथ का या dl लेंथ का हमने यहाँ से ले लिया, हम उसके बारे में पहले सोचेंगे। अगर उस पर फिट बैठता है तो पूरे कंडक्टिंग वायर पे फिट बैठेगा। सो लेट अस सपोज अ करंट एलिमेंट हैविंग सम इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि करंट एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है या नहीं। अगर करंट एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है तो उसी तरह के सारे करंट एलिमेंट को मिला करके ये बना है तो इस पूरे पे फोर्स लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम करंट एलिमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले एक टर्म हमने पहले पढ़ा था, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग करंट डेंसिटी को J लिखते हैं, दिस इज I पर यूनिट एरिया। ये जो करंट एलिमेंट है, दिस इज अ सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर, सो इट मस्ट बी अ सिलेंड्रिकल और सम कोई भी शेप का हो सकता है, इस तरह का शेप होगा। तो लेट अस सपोज इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ यहाँ से यहाँ ले लिया dl है। ओके, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ free electrons per unit volume equal to n। अगर ये आपको पता चल गया कि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये जो हमने करंट एलिमेंट लिया इसका वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू डेंसिटी। ओके,
और टोटल नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन करंट एलिमेंट, it will be Na2Dl। ओके, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, तो टोटल चार्ज अगर हमको निकालना होगा तो टोटल चार्ज विल बी ई टाइम्स Na(dl) हो जाएगा। ओके, तो हमने देख लिया कि टोटल चार्ज हमारे पास ये आ गया। ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, जो हमने यहाँ लिखा था इसका वैल्यू। दिस वाज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या उस करंट एलिमेंट में सिंगल इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? तो इतने। तो अब अगर हम फोर्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे करंट एलिमेंट पे, ये टोटल फोर्स है। सो फोर्स ऑन करंट एलिमेंट कैन बी रिटन एज dF इक्वल टू ई के जगह पे NaE/dl V क्रॉस B। इसमें V है वेलोसिटी। तो अब आप देखो करंट एलिमेंट में वेलोसिटी क्या होता है, उसके अंदर ड्रिफ्ट स्पीड होता है। तो हम इसको V नहीं Vd लिखेंगे। अगर यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते, अगर ये जो dl हमने लिया है, dl इज द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, this is the direction of current. If we select dl in the direction of current element, in the direction of current, then we can write dF equal to NaE/Vd into dl cross B। what we have done, देखो dl जो था यहाँ पे वो लेंथ था। अब हमने क्या किया, एक वेक्टर सेलेक्ट किया जो डायरेक्शन, जो vd के डायरेक्शन को डिपेंड करता है। तो vd जो यहाँ हमने ड्रिफ्ट स्पीड को वेक्टर लिया था, उसके जगह पे हमने dl लगाया जो डायरेक्शन को बता रहा है, तो dl क्रॉस b हो गया। ओके, और आपको थोड़ा सा और अगर पुराना स्टोरी याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो टर्म है NaE/Vd, ओके, NaE/Vd क्या कहलाता है? dF इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड I/dl क्रॉस B। मैंने कहाँ से लाया आप फिर से समझ लो। ये जो टर्म है, J इज करंट डेंसिटी एंड दिस इज इक्वल टू I पर यूनिट एरिया। ओके, और I का वैल्यू क्या होता है? NaE/Vd डिवाइडेड बाय A। तो NeVd इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, या फिर J इंटू A इज कॉल्ड NaE/Vd। तो ये पूरा जो टर्म यहाँ से यहाँ तक आया, इसको हम लोग करंट बोलते हैं। और किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमने पहले डिराइव किया हुआ है। तो एक सेगमेंट में, एक छोटे से सेगमेंट में जिसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, टोटल जो फोर्स लगेगा वो हो गया। देयरफॉर फोर्स ऑन स्मॉल सेगमेंट, दिस इज फोर्स ऑन रॉड या कंडक्टिंग रॉड, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल dF इक्वल टू इंटीग्रल I/dl क्रॉस B विच इज इक्वल टू, और आप इसको 0 to F में इंटीग्रेट करेंगे, I इक्वल टू F इक्वल टू I/L क्रॉस B। तो अब जो फॉर्मूला आपको मिल गया, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ का कोई रॉड रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? I/L क्रॉस B। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू शुड टू नोट ऑन।